सुप्रीम कोर्ट। और जैसे जैसे आप भाग 5 पढ़े, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग चलेंगे संविधान के भाग 6 और भाग 6 से हम लोग 2 क्लासेस इसमें करेंगे। चूंकि पहले से जिन लोगों का केंद्र क्लियर है, राज्य में कोई समस्याएं नहीं होती। भाग 6 में हम लोग जो देखते हैं, भाग 6 इसमें राज्य के बारे में हम लोग को स्टडी करना था। और इसमें भाग 5 में यही चीज सभी केंद्र के बारे में है। यानी भाग 6 में हम लोग 3 बात देखेंगे, राज्य के कार्यपालिका, फिर हम लोग देखेंगे राज्य के विधायिका और फिर हम लोग देखेंगे राज्य के न्यायपालिका। तो राज्य के न्यायपालिका में तो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी आ जाएंगे। दोनों चीज हम लोग को क्लियर हो जाएगा। उसमें स्टेप को जरा सुन लें तो आपका पूरे स्पष्ट हो जाएंगे। राज्य के कार्यपालिका उसी प्रकार के होंगे जैसे केंद्र के कार्यपालिका पढ़े थे। केंद्र के कार्यपालिका में सभी लोग को याद होगा कि केंद्र के कार्यपालिका में हम लोग जब चले थे तो उसमें राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, मंत्रिमंडल थे और एक हम लोग देखे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इतने कार्यपालिका ये संघ के थे, केंद्र के थे। जब हम राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और इसमें भी उसी प्रकार से ये फिक्स है कि राज्य की जो कार्यपालिका होगी, इसमें उसी तरह से सोचे जैसे वहां राष्ट्रपति था वैसे यहाँ राज्यपाल होगा, वहां उपराष्ट्रपति था यहाँ उपराज्यपाल की जरूरत नहीं है, वहां प्रधानमंत्री था तो यहाँ मुख्यमंत्री होगा, वहां पे मंत्री थे उसी प्रकार राज्य में भी मंत्री होंगे, वहां पे आपका महान्यायवादी था, यहाँ पे आपका महाधिवक्ता होगा और ये एडवोकेट जनरल होंगे। वहां अटॉर्नी जनरल थे, यहाँ एडवोकेट जनरल होंगे। यानी जब हम राज्य के कार्यपालिका का स्टडी करेंगे तो राज्य के कार्यपालिका में हम लोग के राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे और महाधिवक्ता होंगे। उसी प्रकार से जब हम चले थे केंद्र में तो उसकी विधायिका का 3 पार्ट आपको याद होगा कि इसमें मेन विधायिका का मतलब संसद, और संसद 3 के मिलने से बना है। और उसमें हम लोग को तीनों याद है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे विधायिका में संसद के जगह राज्य में नाम मिलेगा विधानमंडल। यहाँ पे हम लोग को नाम मिलेगा विधानमंडल। सेम जैसे उधर था वैसे इधर होगा। ये पूरा इसका वर्णन अनुच्छेद 168 से 172 तक ये पूरे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, अगर विधान परिषद वगैरह से बढ़ा दे तो थोड़ा और ज्यादा 212 तक इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बार हम लोग जरा ध्यान से इसको समझ लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक ये पूरा जो चर्चा है ये राज्य के विधानमंडल की चर्चा है। और राज्य विधानमंडल जब चलेंगे तो वहां जैसा नहीं चलेगा, यहां थोड़ा सा चेंज होगा। कई राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है विधानमंडल का और कई राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है। तो जहां एक सदन वाली व्यवस्था है वहां पे विधानमंडल का मतलब हो गया राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा। ये दोनों जब जोड़ देंगे तो इसको एक सदनीय विधानमंडल में ये दोनों आ जाएंगे। अगर द्विसदनीय विधानमंडल होगा तो उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों आ जाएंगे। और ये विधानमंडल उसी प्रकार का होगा जैसे केंद्र में संसद पढ़ रहे थे। और बाकी हम न्यायपालिका जब देखेंगे तो ये राज्य के न्यायपालिका का वर्णन होगा। इसमें अनुच्छेद 213 से लेकर के 14 से मेन शुरू होता है 231 अनुच्छेद तक ये राज्य का ही पूरा चर्चा किया गया। यानी इस भाग 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो सिलेबस जब तक नहीं समझ में आएगा पढ़ने का आनंद ही नहीं आएगा। तो सिलेबस हम लोग को पूरे का पूरे क्लियर हो चुका है कि जब हम भाग 6 शुरू किए हैं तो इसमें उसी प्रकार का स्टडी करेंगे जैसे भाग 5 में केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें उसी प्रकार का राज्य के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और राज्य में भी 3 चीज देखेंगे जैसे केंद्र में तीनों देखे थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता का स्टडी करेंगे।
विधायिका जब आएगा तो इसमें विधानमंडल की बात करेंगे। जैसे वहां संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से बना है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से बना है, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल अगर एक सदनीय है तो राज्यपाल और विधानसभा के मिलने से, और द्विसदनीय है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से बनेगा। और न्यायपालिका इसमें पूरा डिटेल चलना होगा। हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक, जिला कोर्ट तक जितने हैं सब हम लोग इसमें एसडीडीएम तक, एसडीजीएम, सब डिविजनल जुडिशियरी जज होंगे, वहां तक हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये पूरे सिस्टम में सिलेबस हो गया भाग 6 का। आज का क्लास हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य के राज्य की कार्यपालिका का जो मेन हेड है राज्यपाल। एकदम आसानी से आप सुनते जाएंगे। अभी हम लोग राज्यपाल सुनेंगे, मुख्यमंत्री सुनेंगे, मंत्री सुनेंगे, महाधिवक्ता सुनेंगे और ये सब सभी सुन लेंगे तो कार्यपालिका का फेज कंप्लीट। हम आपको बताया है कि अनुच्छेद वाइज अब इधर पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि कहां से कहां तक 153 से 231 तक ये राज्य के बारे में वर्णन है। बस ये अभी छोड़ दीजिए, बाद में फिर अनुच्छेद आपको स्पेशली याद करवा देंगे तो उससे स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं राज्य के कार्यपालिका, जिनको हम लोग कहते हैं राज्यपाल, गवर्नर। तो राज्यपाल को हम लोग अब थोड़ा आराम स्टेप से सुनते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, या इसको कह सकते हैं कार्यकारी प्रधान होता है। संवैधानिक या कार्यकारी प्रधान का मतलब क्या है? कोई भी काम बिना गवर्नर के दस्तखत के राज्य में नहीं होगा, इसलिए कार्यकारी प्रधान है। जैसे आपको कहा जाएगा कि बताओ केंद्र का कार्यकारी प्रधान तो राष्ट्रपति, केंद्र में संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से ये संवैधानिक राज्य में कार्यकारी और संवैधानिक प्रधान हमारे राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की 2 ड्यूटी है। राष्ट्रपति तो केंद्र के लिए मेन है, राज्यपाल की 2 ड्यूटी है। एक तो ये राज्य के कार्यकारी प्रधान है, यानी राज्य में जो भी काम होगा वो सब राज्यपाल को ही मेन करना है। और दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ये केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये दोनों प्रकार की इनकी एक्टिविटी आपको समझना होगा। यानी एक केंद्र के एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं राज्य में, और दूसरा राज्य के भी कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख है। पूछा जाएगा कि राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। और अब यहां से हम लोग थोड़ी सी बात अब यहां बढ़ाते चले तो आपका बेस क्लियर होते चला जाएगा। राज्यपाल की सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे नियुक्ति, वेतन, हटाने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति, यही सब चीज तो पढ़ना है। और एक नजर केवल आप देख लेंगे तो सब चीज क्लियर। आप सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर द्वारा होता है, और इसीलिए ये कोई व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, और ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जिनको चाहते हैं उनको मनोनीत करके ये राज्यपाल बनवा सकते हैं, यानी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से राज्यपाल कोई बन सकता है, जो योग्यता कम से कम पूरी करेगा, जिस योग्यता को हम लोग अभी सुने। 2 बात मॉड्यूल को समझें। फिर इस राज्यपाल के लिए चुनाव क्यों नहीं होता है? जिस व्यक्ति को चाहते हैं उस व्यक्ति को राज्यपाल बना देते हैं, क्या ये सही है? ये राज्यपाल का एक कंसेप्ट किस देश से लिया गया है? तो राज्यपाल हर राज्यों में होंगे, ये तो निश्चित रूप से बताता है संघवाद को, फेडरलिज्म को। और ये अमेरिका से ही हम लोग अपना संघवाद लिए हैं। तो राज्यपाल का कंसेप्ट अमेरिका में ही है, लेकिन अमेरिका में जो राज्यपाल हैं वो उस राज्य के नागरिकों के द्वारा, ये चुनाव के द्वारा चयनित होते हैं, नियुक्त नहीं होते, मनोनीत नहीं होते हैं। ये चयनित होते हैं जनता के द्वारा। लेकिन भारत में राज्यपाल अमेरिका मॉडल का नहीं है। हम लोग राज्यपाल को चुनते नहीं हैं, राज्यपाल को केंद्र सरकार से मनोनीत करवाते हैं। और इस मॉडल को कनाडा मॉडल हम लोग कहते हैं। हम लोग के यहाँ कनाडा मॉडल चल रहा है।
कनाडा में जो राज्यपाल होते हैं वो उसी प्रकार से होते हैं केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत जैसे भारत में हो रहा है। यानी भारत में राज्यपाल का मॉडल कनाडा मॉडल है, अमेरिका मॉडल नहीं है। बात सवाल उठती है कि ऐसा क्यों नहीं, हम लोग राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करवा लेते? तो हमारे संविधान बनाने वाले ने बहुत ही दिमाग लगाया है और संविधान बनाने वाले का ये सोच रहा कि राज्यपाल का चुनाव और मुख्यमंत्री का भी चुनाव अगर दोनों जनता से चुना करके आएंगे तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच हमेशा फैटाफैटी होते रहेगा। कारण दोनों एक ही राज्य के हेड हैं, तो ये कहेंगे कि हम भी चुना के आए हैं, हम भी चुना के आए हैं, दोनों एक दूसरे को पैरेलल मानेगा और कुश्ती होना तय है। अभी स्थिति एक को चुनते हैं, लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दूसरे को मनोनीत करके भेजे हैं, इसको कहीं तबादला कर सकते हैं, तो इनकी स्थिति और इनकी स्थिति में टकराव का ज्यादा चांस नहीं होता। देखो, एक होता है कि राष्ट्रपति जनता से चुनते हैं, जैसे अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति जनता चुनते हैं। अगर भारत में भी राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता चुन देती, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नहीं होता, सीधे जनता वोट देती और राष्ट्रपति बनते, तो क्या होता? वो प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू ही नहीं देता। अगर पूरे वोट से राष्ट्रपति बनना रहता तो मोदी जी मान लो राष्ट्रपति रहते और प्रधानमंत्री में कोई दूसरे राहुल गांधी आ जाते, दिल्ली लड़ाई होता। राहुल गांधी कुछ भी संसद भवन में पास करते ही कहते कि हम भी इलेक्शन जीत के आए हैं, हम दस्तखत नहीं करेंगे, हम तुमसे कम पावरफुल नहीं है। हमेशा विवाद होगा, कोई काम ही नहीं होगा। मुख्यमंत्री कोई चीज पास करके देगा, राज्यपाल पास नहीं करेगा, साइन ही नहीं करेगा, जेबी वीटो पावर का यूज करेगा। और इसीलिए इन पदों पर डायरेक्ट जनता से चुनाव नहीं हुआ है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कनाडा मॉडल को क्यों अपनाए। अमेरिकी मॉडल में डायरेक्ट वहां राज्यपाल राष्ट्रपति सभी चुने जाते हैं, कनाडा मॉडल इंडियन मॉडल के अनुसार चलता है। अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या है। राज्यपाल कोई व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा रहे या नहीं रहे, इनकी कोई पढ़ाई संबंधी योग्यता नहीं है। उम्र केवल 35 वर्ष हो जाना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। 35 साल आपका उम्र है, भारतीय नागरिक है, कहीं भी लाभ के पद पर आप नहीं हैं, तो जिनको केंद्र सरकार चाहेगी वे राज्यपाल बन सकते हैं राष्ट्रपति के मुहर के द्वारा। क्या हर राज्य में एक एक राज्यपाल होंगे? तो ऐसा निश्चित नहीं है। एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ऐसा हो सकता है कि इन तीनों के एक ही राज्यपाल हैं, ऐसा संभव है, हो सकता है। तो आपके लिए उम्र मेन इंपॉर्टेंट हो गया। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल है, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। अधिक से अधिक किसी भी उम्र में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब हम लोग योग्यता देख ली। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने दिन तक रह सकते हैं, पद की अवधि क्या होगी, उनकी पदावधि क्या होगी। कोई राज्यपाल इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये प्रसाद पर्यंत का मतलब आपको समझाए थे। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही आप राज्यपाल रहेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहे तो बीच में भी आपका समर्थन वापस हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य में रहेंगे तो संसद जिन राज्यों को जितनी जिम्मेवारी टास्क देगी उस अनुसार से उनको पेमेंट मिलता है। संसद तय करेंगे कि किस राज्य को कितना देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत जो है इनके राज्यपाल होते हैं। मतलब है कि जिस दिन से पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए राज्यपाल बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीच में भी इनको वापस बुला लिया जाए। ऐसा हो सकता है कि बीच में भी इनको दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। जनरली ये बहुत संवैधानिक ऊपर का पद है, राज्य के हेड है। प्रायः जल्दी लोग छेड़छाड़ नहीं करते। जिस राज्य में घर है उस राज्य के राज्यपाल नहीं बनाए जाते कि इस पर बहुत ज्यादा दबाव आने लगेगा। लेकिन कई अपवाद भी रहे हैं, उसी राज्य के राज्यपाल भी कई लोग को बनाए गए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस सरकार के सभी राज्यपाल हैं और अगली सरकार दूसरे भाजपा की बन गई तो जितने राज्य के राज्यपाल हैं देखते देखते सबको साइड कर दिए, अपने आदमी को फिर से बना दिए। इसीलिए इसको प्रसाद पर्यंत उनकी कृपा कही जाती है। तो ऐसे सामान्यतः ये भी नहीं है कि राज्यपाल राष्ट्रपति नहीं बुलाएंगे। 5 साल बाद उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, दोबारा फिर उनको मनोनीत करना पड़ेगा। दोबारा तिबारा में जितना बार बन जाए कोई लिमिट नहीं है।
अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल अगर बीच में भी चाहे कि हम अपना त्याग पत्र दे दें, तो बताओ राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? जनरली जो भी राज्यपाल अवनीश जी बनते हैं सभी 5 साल पूरा ही करते हैं। सरकार जो भी रहती है प्रायः 5 साल पूरा ही करते हैं। बीच में कभी किसी स्थिति के कारण उनको हटाया जाता है। सामान्यतः 5 साल पूरा करते हैं। और राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसीलिए वे अपने त्याग पत्र, बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। विधानसभा संसद निर्धारित करेगा। आपको क्या लगता है राज्यपाल का वेतन निर्धारित कौन करेगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल चूंकि केंद्र का प्रतिनिधि है और इसीलिए राज्यपाल का वेतन संसद निर्धारित करता है। और संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सभी आ गए। वहां पारित तो होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब उनका वेतन बढ़ जाएगा। और वर्तमान समय में हमारे राज्यपाल को 3.5 लाख रुपया वेतन मिलते हैं। इनका वेतन 3.5 लाख अभी मंथली चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जरा देखते हैं कि राज्यपाल का कार्य क्या क्या है, पावर क्या क्या है, इस चीज को हम लोग को सुनना। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे क्या क्या राज्यपाल कर सकते हैं। तो राज्यपाल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि राज्यपाल ही किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री को नियुक्त करते हैं। जैसे उधर था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने विवेकाधिकार से वो नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या बहुमत की जो पार्टी है उसके हेड को अपने विवेक के अनुसार से वे मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य जो है मंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का भी विवेकाधिकार का भी कई पावर है। ये सिर्फ पावर नहीं है कि मुख्यमंत्री जो विधानसभा में पारित करेंगे उसी पर दस्तखत करेंगे। ये राज्यों में एक विशेष पावर है जो एकात्मक शक्ति को दर्शाता है। ये अगर चाहेंगे तो धारा 356 का प्रयोग करके राज्य का आपातकाल जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को लिख के भेज सकते हैं कि राज्य में बहुत खून खराबा हो रहा है, मुख्यमंत्री इस योग्य नहीं है कि चला पाएंगे और इसीलिए बहुमत में रहने के बाद भी वे चाहे तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति शासन हो गया तो राज्य में वे राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। तो सोचिए इनका पावर है कि जब चाहे मुख्यमंत्री को हटवा सकते हैं। ये कुछ मामले में बहुत विशेष पावर रखते हैं। राज्यपाल सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। सबसे हेड यूनिवर्सिटी के यही है। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी में कोई तरह की समस्याएं हैं तो सब कुलाधिपति सबसे ऊपर यही है और इन्हीं के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर वीसी कुलपति की नियुक्ति होती है। देखिए चांसलर ऊपर हेड है, किसी भी विश्वविद्यालय के सबसे ऊपर कुलाधिपति एक राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। ये जब चाहे यूनिवर्सिटी का पूरा मुआयना कर सकते हैं, कब परीक्षा होगा उसका निर्देशन दे सकते हैं। सब राज्यपाल ही किसी राज्य के सबसे ऊपर होते हैं। बाकी किसी भी संसद के जैसे उधर सत्र आहूत होते हैं, ये भी विधानसभा के सत्र का बैठक बुला सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। ये सब पावर राज्यपाल को है। कोई भी जैसे उधर देखे थे राष्ट्रपति, उधर आपको याद है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और 12 विशेषज्ञों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। सब पैरेलल चलेगा। ये 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, उधर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन हो रहा था। अगला नंबर एक और पावर हम लोग देखें जो सबसे बड़ा पावर है। ये पावर अब समझिए, यदि मुख्यमंत्री किसी भी विधेयक को विधानसभा में पास करवा लेता है, अगर वह द्विसदनीय है, विधान परिषद में भी पास करा लेता है, तो जब वो राज्यपाल के पास जाएगा
तो राज्यपाल के पास कई ऑप्शन है। पहला, या तो वो हस्ताक्षर कर देगा जिससे विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा नंबर है वह उस पर रोक लगा सकता है, जेबी वीटो का पावर लगाएगा, दस्तखत ही नहीं करेगा, फाइल रहने देगा। तीसरा नंबर, वह उसके पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि यह चीज, ये लाइन गड़बड़ है, ये राज्य हित और या राष्ट्र हित में सही नहीं है, इसको फिर से विचार कीजिए। या इसको इससे भी बड़ा पावर मिला हुआ है कि कोई भी राज्यपाल अगर उसको लगे कि हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे तो वह उस चीज को राष्ट्रपति के पास भी विचार के लिए भेज सकता है। ये देखो राज्यपाल का सबसे बड़ा पावर है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को दस्तखत कर सकता है, जेबी वीटो पावर का उपयोग करके रोके रख सकता है, ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या इस पर विचार करने के लिए इसको सीधा राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये देखो इसका सबसे बड़ा पावर है। यदि विधानसभा सत्र में नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को यह पावर है कि अगर आवश्यकता हुई तो वह किसी प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी अध्यादेश नियम जारी कर सकता है। लेकिन यह शर्त है, अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे विधानसभा के द्वारा पारित करना होगा, नहीं तो 6 सप्ताह बाद वो रद्द हो जाए। बीच में राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश वापस भी ले सकते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा इनका पावर है। ये देखिए मेन हम लोग बात समझ रहे हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखें न्यायालय के सेक्टर में। न्यायालय के सेक्टर में इनके पावर पर हम जरा ध्यान दें तो न्यायालय के लिए भी इनका सब लगभग वही पावर है जो राष्ट्रपति को है। अंतर है, राष्ट्रपति कोई भी सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिला है तो उस सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड रोक सकते हैं, सैन्य अदालत का अगर सजा है उसको भी रोक सकते हैं। लेकिन यहां पे तुलनात्मक में क्वेश्चन आपको आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। राज्यपाल राज्य अदालत के द्वारा दिया गया सजा, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुनाती है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं करेगा। राज्य के अदालत के द्वारा दिया गया सजा, अगर कोई सैन्य अदालत है तो सैनिक का अदालत अगर सजा सुनाती है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं करेगा। बात देखो, राष्ट्रपति को सैन्य अदालत में भी पावर है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में भी पावर है, उनके सजा को भी वो माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल केवल सिर्फ एक चीज, राज्य अदालत के द्वारा जो सजा दिए जाएंगे उसी को कम कर सकता है, रोक लगा सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। ये राज्यपाल को पावर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, सैन्य अदालत के द्वारा दिए गए सजा में राज्यपाल कुछ नहीं करता है। मृत्यु दंड को माफ करने का पावर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मृत्यु दंड को माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। तो हम समझते हैं कि ये बात भी आप लोग को क्लियर हो गया कि राज्यपाल मृत्यु दंड माफ नहीं करेगा। एक बाकी कोई सजा है 20 वर्ष का, 5 साल का, उसको और कम कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसको कुछ दिन के लिए रोक लगा सकता है, ये सब राज्यपाल कर सकता है। सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया सजा और मृत्यु दंड की सजा पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति के पावर में होगा जिसको कर सकता है। तो ये राज्यपाल का सेक्शन हम समझते हैं कि आप लोग का पूरा कंप्लीट सेक्शन होगा। और इसमें हम लोग नेक्स्ट अभी सिस्टम सुनेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री, ये दोनों सिस्टम अभी हम लोग चलेंगे। तो आपका मुख्यमंत्री भी हो जाएगा और उसके बाद मंत्री भी हम लोग सुन लेंगे और तब सिर्फ महाधिवक्ता चलेंगे। तो 2-4 मिनट का है, सुन लेंगे। तो आज राज्य के कार्यपालिका सेक्शन खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में राज्य का विधानमंडल और राज्य के न्यायपालिका हम लोग सुनेंगे और अगले दिन लगभग राज्य कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ मंत्री परिषद। आप सभी को पिछले क्लास में भी सब लगभग बात सुनाया हुआ है। मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में थोड़ा सा अंतर था। कैबिनेट मंत्री का मतलब है इंपॉर्टेंट विभाग के मंत्री, मंत्री मंडल कहलाते हैं। वो कैबिनेट मीटिंग मंत्री मंडल का मीटिंग होता है और सबको मिला दे कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर, सीधा सीधा, तो वो मंत्री परिषद कहलाते हैं। तो अब जरा तेजी में हम लोग सुनेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात करें तो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक मतलब रियल में। उधर हम लोग देखे थे राज्यपाल कार्यकारी प्रधान है, काम करने में प्रधान है, रियल में मुख्यमंत्री हेड है, ये जो चाहेगा वही राज्यपाल को दस्तखत करना है।
इसीलिए क्वेश्चन आएगा राज्य कार्यपालिका के कार्यकारी प्रधान तो राज्यपाल, वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री, सरकार का प्रधान तो मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का हेड मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना देगा। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी या राज्यपाल अपने विवेक से ये सोचेगा कि ये व्यक्ति विश्वास मत प्राप्त कर लेगा तो उस बड़ी पार्टी को इग्नोर भी कर सकता है। ये कंप्लीट राज्यपाल का पावर है कि बड़ी पार्टी को छोड़ते हुए छोटी पार्टी को भी अगर उसे लगे कि हाँ ये बना सकता है तो उसको मुख्यमंत्री के लिए जो है निमंत्रण दे सकता है। कई बार ऐसा हुआ है जिसके कारण इस तरह के स्टेप चलते रहे और इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है ये नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल किसी व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, उन्हीं को बनाएंगे या तो बहुमत दल का नेता हो, सबसे बड़े नेता हो या जिनको राज्यपाल को लगे कि ये विश्वास मत हासिल कर लेगा। पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है और 1 माह के अंदर, 1 महीने के अंदर उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल डेट देते हैं और उसी डेट पे ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बता दीजिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से बता दें मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है। जल्दी बताओ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। तो लड्डू नंबर मिलता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसका कोई कार्यकाल करके फिक्स होता है। विश्वास मत का मतलब है 50% + 1, 51% वो अपना सिद्ध करेगा कि विधानसभा में हम बहुमत में हैं और बहुमत सिद्ध करना ही विश्वास मत होता है। अभी देखो अच्छा क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो निश्चित नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री जिस दिन विश्वास मत खो देगा उसी दिन उनका पद समाप्त माना जाएगा और इसीलिए मुख्यमंत्री को भी कहा जाता है कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राज्यपाल की कृपा पर कार्य करते हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कहने का सेंस है कि यदि किसी मुख्यमंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसे खुद इस्तीफा देना होगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल बर्खास्त करने का पावर रखता है। ऐसे सामान्यतः बहुमत है तो जिस दिन वे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं उस दिन से 5 वर्ष तक अधिकतम वे मुख्यमंत्री रह सकते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। यह इनका कार्यकाल नहीं है, बहुमत रहने पर यह अधिकतम अवधि है। कार्यकाल होता है जितने दिन निश्चित रहे। मुख्यमंत्री निश्चित नहीं है कि 5 साल रहेंगे, बहुमत नहीं रहेगा, 2 दिन में भी हट सकते हैं, 5 साल के अंदर कभी भी हट सकते हैं। और अधिकतम समय पूछा जाए कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने से कितने दिन तक अधिकतम रह सकता है तो 5 साल। अधिकतम शब्द लगा दे कितने दिन तक रहेगा तो निश्चित नहीं है, 5 साल के पहले भी हट सकता है। तो ये कार्यकाल से कई बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया आप इसमें आंसर भी दी। और इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री ही सभी मंत्रियों का हेड होता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी बाकी जितने भी मंत्री हैं उन सब का जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करते हैं। और फिर उसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जिस समय हम केंद्र की बात पढ़ रहे हैं तो आंसर लोकसभा होगा, लेकिन अगर हम राज्य मंत्री परिषद की बात करेंगे तो आंसर विधानसभा होगा। दोनों चीज बिल्कुल आपका क्लियर एकदम देखो होते जा रहा है। अगर आपको कहेगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो लोकसभा आंसर है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो आंसर विधानसभा होता है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए बहुत बढ़िया। उधर जो आप लोग पढ़ रहे थे सब वही चीज इधर चल रहा है। जैसे अब उधर देखे थे कि मंत्री का सांसद का वेतन संसद निर्धारित कर रहा था, तो उसी प्रकार से जल्दी से बता दे
कि इसमें बिल्कुल अविनाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल, सामूहिक रूप से विधानसभा। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दे दे कि क्या कोई व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे केंद्र में पढ़े थे 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर वे द्विसदनीय व्यवस्था है उस राज्य में, तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्यता होना जरूरी है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। आपको उधर बताए थे केंद्रीय मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इन लोगों का वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य विधानमंडल। विधानमंडल अगर नहीं है, विधानमंडल तो हर एक स्थिति में होगा, विधानमंडल तो हर समय होना है। विधानमंडल का मतलब मत समझना कि 2 है। विधानमंडल का मतलब एक सदनीय में राज्यपाल और विधानसभा है, ये दोनों मिलाकर विधानमंडल कहलाए। अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों मिला के कहलाएंगे। और इसीलिए विधानसभा, विधान परिषद किसी एक में 6 माह में सदस्य बनते हैं, मंत्री रह सकते हैं। विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा में सदस्य बनना जरूरी है। उसके लिए किसी एक को इस्तीफा दिलाना होगा, उस सीट पे चुनाव लड़वाना होगा, तब आएंगे, मंत्री रह सकते हैं, अन्यथा हार गए नहीं रह सकते। और इसीलिए बिल्कुल धर्मराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना होगा, ये जरूरी नहीं है। बिहार में विधान परिषद है, 6 राज्य में विधान परिषद है, तो जहां विधान परिषद है वहां बिना चुनाव लड़े भी मनोनीत किया जा सकता है। हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे मनोनीत होते हैं। तो जहां विधान परिषद है वहां बिना इलेक्शन लड़े भी वो आ सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। हाँ, जहां केवल विधानसभा है वहां चुनाव लड़ना होगा। तो अब हम लोग देख लिए, यहाँ पे भी उसी प्रकार की बात चले। मंत्री केंद्रीय जब पढ़ा रहे थे तो 3 तरह का था, राज्य मंत्री परिषद भी 3 तरह के होते हैं। और राज्य मंत्री परिषद में ही हमारे शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो मेन विभाग है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। राज्य में भी राज्य मंत्री होते हैं और यहाँ भी उप मंत्री होते हैं। ये सब उसी प्रकार का है जैसे केंद्र में। सबसे मेन पोर्टफोलियो कैबिनेट मंत्री का होता है। मुख्यमंत्री मेन कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक करते हैं और कैबिनेट मंत्री में जो गिने चुने मंत्री हैं इन्हीं को मंत्रिमंडल कहते हैं। ये चीज दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा अब देखेंगे एडवोकेट जनरल, जैसे वहां पे हम लोग चले थे महान्यायवादी। राज्य में उसी प्रकार का हेड होगा महाधिवक्ता। वहां था अटॉर्नी जनरल, यहां होगा एडवोकेट जनरल। छोटा सा अंतर है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया और सब चीज वही होगा। मतलब इसको कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल। कितना दिन के लिए नियुक्त करेगा? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। महाधिवक्ता किसी भी राज्य के न्यायालय में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा। महाधिवक्ता राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन द्विसदनीय होने पर ये विधानसभा और विधान परिषद में ये भाग ले सकता है। केवल चुनाव में अपना मत नहीं दे सकता है, अंदर में मत नहीं देगा, भाग लेने का अधिकार है। जैसे उधर हम बताए थे, सब उसी प्रकार से महाधिवक्ता महाराज का चलता है। यानी महाधिवक्ता भी आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। राज्यपाल नियुक्ति, अगर यहाँ पे रहता अटॉर्नी जनरल तो राष्ट्रपति नियुक्ति। राष्ट्रपति जिसको अटॉर्नी जनरल बना दिया, आप देखें कि वह कहीं भी न्यायालय में भाग लेगा। ये राज्य के न्यायालय में भाग लेगा, केंद्र में नहीं। ये राज्य विधानमंडल में कभी भी हो सकता है, अपनी बात रख सकता है, मत देने का अधिकार नहीं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, आज के क्लास में भाग 6 में राज्य कार्यपालिका आपका कंप्लीट हो गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल। अब हम लोग मेन चलेंगे राज्य का विधानमंडल। वो तो कम भार पड़ेगा क्योंकि विधानमंडल तो सब उसी प्रकार से चलेगा जैसे उधर था। और न्यायालय, उसमें उच्च न्यायालय के नीचे वाला जो न्यायालय है उसके स्टेप में थोड़ा लोड पड़ेगा। तो अगले दिन भाग 6 हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो आज का क्लास आपका यहीं तक और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपका जो है कल इससे आगे की ओर चलेगा। इसमें हम देख रहे थे कई लोग का बीच में मैसेज आता है, तो उन सभी लोग के लिए 8 दिन सस्पेंड का उन लोग को बता दे रहे हैं। 8 दिन अब उन लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, उन लोग का नाम बता दे रहे हैं जयराम कुमार। 8 दिन बाद अब आपका लाइव क्लास चलेगा, आपको लाइव क्लास से सस्पेंड किया जा रहा है। बीच में किसी प्रकार का अनावश्यक मैसेज आप करोगे मतलब आप यहाँ के लाइव क्लास कंप्लीट खत्म हो जाएगा। लाइव क्लास वही लोग को करने के लिए मिलेगा जिनकी बौद्धिक स्थिति इतनी है
जो इस क्लास में क्या कब बोलना है, किस चीज को क्या देखे, उतनी बुद्धि उनके अंदर होनी चाहिए। अभी हम बुलाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, उन लोग का काम खत्म करवा देते हैं।